वेलकम बैक स्टूडेंट। अगर मैं कल के बारे में बात करूं तो जो मेरी कल की सेशन थी उसमें अपने सेशन के लास्ट सेक्शन में मोबाइल ऑटोमेटिकली रूप से शट डाउन हो गया, जिसके वजह से जो सेशन था कल का उसके मिडिल सेक्शन में ही क्लास स्टॉप हो गई और कुछ टॉपिक्स जो मैं कल ही ऐड करना चाहा था वो शेष रह गए, रिमेंस हो गए। ऐसे केस में मैं चाहता हूँ कि आज ऐसे टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए और एक कुछ नई टॉपिक्स के बारे में आप लोग से बात करूँ। ठीक है, जो टॉपिक था स्टूडेंट, जैसे आपने उसको सुना भी होगा, फिर डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात हो रही थी कि डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। तो एक वर्ड है स्टूडेंट एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है किसी भी प्लेस पे पेड़ों को लगाना, बृहद पैमाने पे ह्यूज अमाउंट में अगर पेड़ को, प्लांट्स को लगाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। और अगर पहले से पेड़ है उनको कटिंग करी जा रही है तो उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, यानी कटिंग डाउन ऑफ प्लांट्स इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होने का रीजन क्या है स्टूडेंट? तो डिफॉरेस्टेशन होने का रीजन ये कि सबसे पहले पॉपुलेशन का इंक्रीज करना। पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, लोगों को खेत चाहिए, घर बनाने के लिए चाहिए जगह, और उसके लिए जंगल की कटाई हो जा रही है। अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, शहरीकरण जिसको कह सकते हैं, उसके लिए भी देखेंगे तो जो प्लांट्स है उनकी कटिंग होती है। आप यहीं पे लोकल लेवल पे अगर आप रेणुकूट की बात करें तो रेणुकूट में आप देखेंगे कि रेणुकूट जो टाउन है उसके चारों तरफ जो टाउन का विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो जो चारों तरफ जंगल्स हैं उन जंगल को ही धीरे धीरे कटिंग होती जा रही है। ठीक है ना। वैसे ही और भी टाउन्स पे आप जा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन भी एक फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज का लगना, जब भी इंडस्ट्री लगती है तो ऐसे प्लेस पर ही लगती है जहाँ पर ज़्यादातर जंगलों को काटना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें आप हिंडाल्को का ही, तो हिंडाल्को जिस वक्त नहीं इस्टेब्लिश हुई होगी उसके पहले वहाँ पे क्या रहा होगा, पूरी तौर से घना घोर जंगल रहा होगा। और जब हिंडाल्को इस्टेब्लिश हुआ तो आप देख रहे होंगे कि हिंडाल्को जितना दूर में वो रेणुकूट बचा हुआ है, वो चारों इलाका उसका जंगल का वहाँ पे फिनिश हो गया, और उसी के वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, जिसके वजह से चारों तरफ की जो जंगल हैं उनको काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा कुछ डिफॉरेस्टेशन का फैक्टर। अब स्टूडेंट, जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसके क्या नुकसान है? तो सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन होने से, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और हम सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, निकालते हैं अपने अंदर से, यानी एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ग्रीन प्लांट्स उन कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्ब करते हैं। अगर वो नहीं रहे, उनकी प्लांट की जो अमाउंट है वो कम हो जाए, तो ऐसे केस में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होना आप सबको पता है कि इसके कारण क्या होगा एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जब होगा तो क्या होगा, तो आप जानते हैं, पता है कि एवरेज टेम्परेचर अर्थ का जब बढ़ेगा तो ऐसे केस में हमारे जो वर्ल्ड में, इस दुनिया में जहाँ कहीं भी जो ग्लेशियर्स हैं, आइस हैं, मेल्ट स्टेट में परमानेंट रहते हैं, ऐसे मेल्टेड आइस वाटर में कन्वर्ट होंगे, और वाटर में जब कन्वर्ट होंगे तो हमारे सीज का लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो भी आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, डूबने लगेंगे। जैसे आप मलेशिया की बात करें, ठीक है, मालदीव। मालदीव एक ऐसी कंट्री है जो अपने आप को ये डर पैदा है और उसकी धीरे धीरे छोटी छोटी आइलैंड्स डूबते जा रहे हैं। उसका कारण यही है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो ये एक फैक्टर देखें। दूसरा कारण है स्टूडेंट कि हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होने लगेगा। ठीक है, अर्बनाइजेशन, अगर पेड़ों की डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो हमारे जो लैंड्स हैं उनको होल्ड करके के प्लांट्स रखे रहते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं, तो वो क्या होगा, सॉइल इरोजन सफिशिएंट होगा। अंडरग्राउंड वाटर का लेवल, जिसको वाटर टेबल कहते हैं, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब भी करते हैं, तो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जिसके वजह से अंडरग्राउंड लेवल जो है वो और नीचे चलता जाएगा। हमारा जो लैंड है वो डिजर्ट के रूप में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर धीरे धीरे जब प्लांट खत्म हो जाएंगे, सॉइल बिल्कुल सूखी रह जाएंगी और फिर धीरे धीरे बालू भी बनना वहां शुरू हो जाएगा। इस तरह से डिजर्ट कह सकते हैं, कन्वर्ट हो सकता है।
तो ये कुछ फैक्टर्स रहे जो डिफॉरेस्टेशन होने के बाद उससे होने वाले हार्मफुल जो हम लोगों के लिए होगा, जो नुकसान होगा, वो हम देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये डिफॉरेस्टेशन का सेक्शन कंप्लीट होता है। आज हम लोग इसमें कुछ नया एक सेक्शन ऐड करते हैं जिसको हम बोलेंगे वाइल्ड लाइफ। ठीक है स्टूडेंट, वाइल्ड लाइफ। आप सबको पता है वाइल्ड का मतलब होता है जंगल और लाइफ का मतलब होता है क्या चीज? जीवन। यानी ऐसे जीवन के बारे में पढ़ना है जो वाइल्ड लाइफ को, जो जंगलों में रहते हैं। ठीक, अब बात आती है स्टूडेंट जंगल में रहने की, तो ऐसे केस में हम बात नहीं की करेंगे, ह्यूमन तो जंगल में रहते नहीं, जंगल में कौन रहते हैं? तो एनिमल्स रहते हैं, यानी एनिमल्स की बात करेंगे। तो वाइल्ड लाइफ के बारे में जब हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ को देखेंगे कि जंगल में रहते हैं और जंगल को हम कटिंग करते जा रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या रिजल्ट निकल करके आएगा कि उनका हम हैबिटेट, उनकी जो घर है उसको छीनते जा रहे हैं। और जब किसी का घर छीन लेंगे, किसी का घर नहीं रहेगा रहने के लिए, तो वो फिर इस दुनिया में नहीं रह पाएगा और एट लास्ट ऐसा कंडीशन आएगा कि वो अपने आप को डाई कर जाएगा, मर जाएगा। ठीक है ना? तो ये एक वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी के लिए सरकार या वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए कि क्या हो तो जानवरों को बचाया जाए। इसके बारे में IUCN एक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट या नेचुरल लाइफ है। ये 1917 में आई, जिसमें हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने भी इस पर अप्लाई किया और कोशिश किया गया कि ये ला करके और लोगों को जागरूक किया जाए और साथ में कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई जाए जिससे जंगलों को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो या तो इंडेंजर्ड कंडीशन में चले गए होंगे या फिर बहुत सारे विलुप्त हो गए जिनको हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे डोडो एक बर्ड रही है, ऐसे बहुत सारे का नाम है। और अभी भी हमारे पास एक वल्चर, बहुत स्पैरोज, गौरैया, ये कुछ ऐसे बर्ड्स रह गए हैं जो अभी देखने के लिए, नमूना के लिए तो है, लेकिन इनको हम हर जगह नहीं देख पा रहे हैं। पहले का कंडीशन ऐसा था कि लोग वल्चर को एक ह्यूज अमाउंट में देखा करते थे, अपने घर के इलाके में वो लोग आते थे कभी कभी जब कोई जानवर मर जाता था और वो फेंका हुआ रहता था तो उसको खाने के लिए आते थे, जिसको इन्वायरमेंट क्लीनर के रूप में भी जाना जाता था। आज वो देखने को नहीं मिलते, सिर्फ वो कहाँ रह गए हैं, नेशनल पार्क वगैरह में रह गए। तो सरकार ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज लाई, जिसमें नेशनल पार्क बनाया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है स्टूडेंट, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये सारी चीजें लाई गई चाहे के लिए स्पेशल इलाकों को प्रोटेक्ट कर दिया गया कि उस इलाके में कोई भी आदमी जो होगा अपने पर्टिकुलर वर्क के लिए नहीं जा सकता, या उस इलाके में कोई जानवर को चरने के लिए, जानवर को चराने के लिए कोई फार्मर जानवर को नहीं ले जा सकते। ठीक है, उसको किस नाम से, या तो नेशनल पार्क के रूप में किया गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी गई। ठीक है ना? इस तरह से आप बहुत सारे नेशनल पार्क का नाम सुने होंगे। कुछ ऐसे हैं जो टाइगर को रिजर्व करने के लिए बनाए गए, कुछ बहुत सारे एनिमल्स को रिजर्व करने के लिए, जैसे आप जिम कॉर्बेट का नाम सुने होंगे, नेशनल पार्क है उत्तराखंड में जो स्पेशली टाइगर को रिजर्व करने के लिए किया गया। गिर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये सब कुछ ऐसे हैं जो क्या है, बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क बनाए गए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ को मतलब वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाए गए। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे प्रोटेक्शन किए गए कि इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए। बहुत सारे बार बार पॉलिसीज लाए गए, आगे भी 1972 ये तो फर्स्ट टाइम है, इसके बाद बहुत सारे पॉलिसीज लाई गई जिसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें एक रेड डेटा बुक यूज किया। और रेड डेटा बुक का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि उसमें ऐसे जानवरों का लिस्टिंग किया जाए जो इंडेंजर्ड कंडीशन में है। ठीक है, एक जानवर होगा स्टूडेंट, एक का नाम होगा एक्सटिंक्ट जो खत्म हो गया, अब नहीं देखने को मिलेगा, और एक होगा इंडेंजर्ड जो जिसके बहुत कम स्पीशीज अब इस अर्थ पे रह गए होंगे। तो इंडेंजर्ड वाले का रेड डेटा लिस्ट में काउंट किया जाए कि कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड कंडीशन में है
और उनके बारे में जाना जाए कि उनको क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए और उनको वो प्रोवाइड किया जाए ताकि वो इस दुनिया में हमारे यहाँ रहें। जैसे साउथ अफ्रीकन एलिफेंट हो गई, या एक प्रकार की ऊंट होती थी अरेबियन, ठीक है, कैमल, ये सब धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, इस पृथ्वी से कम होते जा रहे हैं, ठीक है। या एशियाटिक लायन की बात करी जाएगी, वो भी लायन कम होते जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स या एनिमल्स है जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या हमारे इन्वायरमेंट में चेंजिंग होने के कारण वो इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से उनकी लाइफ खत्म हो जा रही है, वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें हमेशा, और कोशिश करें कि जो भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हम फॉलो करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का बस लेक्चर यहीं पे स्टॉप होता है। नेक्स्ट एपिसोड जब हम लोग अटेंड करेंगे तो उसमें जो इस चैप्टर का नेक्स्ट सेक्शन बचा हुआ है, नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है, उसको अटेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।